हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चेन रूल। तो चलिए चालू करते हैं। आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट आना चाहिए। पहला, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। दूसरा, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। देखिए, जब आपको दो क्वांटिटीज ऐसी दी हुई हो जिसमें एक को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, अगर आप एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए, आप जितने आर्टिकल खरीदेंगे उतने ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैंने एक 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खरीदा तो मेरे को कितने रुपए देना पड़ेगा? 5 रुपए। अगर मैं 2 डेयरी मिल्क खरीदूंगा तो 10 रुपए, 3 डेयरी मिल्क खरीदूंगा तो 15 रुपए, 4 डेयरी मिल्क खरीदूंगा तो 20 रुपए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज बढ़ा रहा हूँ, जो मेरी कॉस्ट है वो भी कैसी बढ़ रही है? उसी प्रपोर्शन में, है ना। एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की, 2 डेयरी मिल्क 10 रुपए की, है ना। उसी प्रपोर्शन में वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको कैसा बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अब मैं जितने ज्यादा लोगों को एक काम पे लगाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। जितने ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे उतना ज्यादा क्या होंगी? इनकम होंगी। ये चीज समझ रहे? तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे यहाँ पे बोला है, अगर मैं A1 आर्टिकल खरीदूंगा तो मेरे को कितने पैसे देना है? C1। अगर मैं A2 आर्टिकल खरीदूंगा तो मेरे को कितने पैसे देना है? C2। तो क्या मिलेगा मेरे को? A1 अपॉन A2 इक्वल मिलेगा C1 अपॉन C2 से। याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? कॉस्ट से। जितने ज्यादा आर्टिकल खरीदोगे उतने ज्यादा कॉस्ट होती जाएंगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आर्टिकल इज इक्वल टू K टाइम्स C। क्या लिख सकते हैं? आर्टिकल इज इक्वल टू K टाइम्स C। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो आपको वहां पे क्या मिलता है? कांस्टेंट K मिलता है। तो इस हिसाब से पहले आर्टिकल के लिए क्या आएगा? A1 इज इक्वल टू K टाइम्स C1। दूसरे आर्टिकल के लिए क्या आएगा? A2 इज इक्वल टू K टाइम्स C2। दोनों को डिवाइड कर दो तो A1 अपॉन A2, दोनों में K कैंसिल, क्या आएगा? C1 अपॉन C2। बट आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह चीजें याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। आप सादा याद रख लो कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का केस है तो अगर जो पहली वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कहां पे आएंगी? न्यूमरेटर में। अगर A1 न्यूमरेटर में तो C1 भी आएगा न्यूमरेटर में, A2 डिनोमिनेटर में तो C2 भी आएगा डिनोमिनेटर में। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? इसका उल्टा। अगर A1 ऊपर है तो उस केस में C1 नीचे आएगा, A2 नीचे तो उस केस में C2 ऊपर आएगा। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। बट अभी इतना समझा आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब रहता जब अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, अगर आप उसको डिक्रीज करते हो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए। इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या याद रखना, आपने अगर पहली वैल्यू न्यूमरेटर में लिखे तो उसका आंसर भी कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। आपने दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखे तो उसका आंसर भी कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। अब देखिए दूसरा क्या है जी? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था? एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली में क्या आएगा? अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। क्या याद रखना है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से दूसरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? उसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी को एक दीवार पेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक इंसान अगर एक दीवार पेंट करेगा, सपोज कि एक घर पूरा पेंट करना है, एक पूरा घर पेंट करने के लिए अगर मैं एक पेंटर को लगाऊंगा तो कुछ दिन उसको लगेंगे करने को। लेकिन अगर मैं वही 2 पेंटर से काम कराऊंगा तो वो काम कैसा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। अगर मैं 4 पेंटर्स को बुलाता हूं तो काम और जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आप जितने ज्यादा लोगों को काम पे लगाओगे उतने कम नंबर ऑफ दिन लगेंगे आपको काम कंप्लीट करने को, है कि नहीं? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं कि अगर मैं पूरा एक घर की पेंटिंग एक इंसान को दूंगा तो सपोज वो 10 दिन में कर रहा है एक इंसान अगर है। अगर मैं 2 इंसान को कर दूंगा तो वो कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में ही घर कंप्लीट कर देंगे, करेगा। अगर मैं 4 लोगों को दे दूं तो वो शायद 2.5 दिन में ही घर कंप्लीट कर दे काम करके। समझ रहा पक्के में कैसा कर रहे हैं?
यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को काम देते जा रहे हैं, जो समय लगने वाला है वो क्या होते जा रहा, कम होते जा रहा। समझा पक्के में। इस केस में सपोज कि M1 मेंस कंप्लीट कर रहे हैं D1 डे में काम, M2 मेन कंप्लीट कर रहे हैं D2 डे में काम। अब मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कितने मेन आप लगा रहे हो उतने कम दिन लगेंगे आपको। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर यहाँ पे मेन न्यूमरेटर में आएगा तो नंबर ऑफ डेज कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। तो M1 गया न्यूमरेटर में तो उस हिसाब से D1 जाएगा डिनोमिनेटर में, M2 गया डिनोमिनेटर में तो उस हिसाब से D2 जाएगा न्यूमरेटर में। समझा पक्के में। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हल्का सा बेसिक समझ में आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। अगर पहले को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले को बढ़ाओ दूसरा अगर घट जाए तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप पहली वैल्यू न्यूमरेटर में लिखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू भी न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर पहली वैल्यू आपने न्यूमरेटर में लिखे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 56 men can complete a piece of work in 24 days। अगर आप 56 men से काम कराओगे तो कितने दिन में होगा काम, 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन 42 men complete the same piece of work। तो पूछ रहा 42 men कितने दिन में काम करेंगे। अब आप एक चीज बताओ, अगर आप जितने लोग काम कर रहे हो उसको बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो अपन लिखेंगे मोर men less number of days to complete work। रहेगा ऐसा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये चीज समझा, पक्के में समझा। किसका क्वेश्चन है ये, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्यों, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को काम पे लगाओगे उनको काम कंप्लीट करने के लिए उतने कम दिन लगेंगे। अब देखो यहाँ पे अपन पहले केस में कितने मैन दिए हुए आपको 56, तो अपन ले लेंगे पहले केस में कितने मैन लग रहे हैं 56 मैन लग रहा है। वो लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं 24 डेज में, तो D1 ले लो 24 डेज। पहले केस में कितने मैन थे 56, तो उनको कितने दिन लगे 24। दूसरे केस में कितने मैन दिए हुए हैं आपको, मैन इन सेकेंड केस कितने दिए हुए हैं 42 मैन। तो आपको निकालना है इनको कितने दिन लगेंगे, ले लो कि x डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे जी, उसको x डेज लगेंगे। हमको मालूम नहीं कितने डेज लगेंगे, तो हमने क्या ले लिया, उसको x ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन का है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो अगर मैंने M1 को लिखा हूं न्यूमरेटर में, इनडायरेक्टली का क्वेश्चन है तो D1 कहां पे आएगा जी, डिनोमिनेटर में। अगर ये डायरेक्टली का होता तो D1 कहां पे आता, न्यूमरेटर में। ठीक है। अब M2 को मैंने कहां पे लिखा हूं जी, डिनोमिनेटर में लिखा हूं। M2 के करस्पॉन्डिंग क्या है D2, तो D2 कहां पे आ जाएगा जी, न्यूमरेटर में। पुट कीजिए वैल्यूज को। M1 पहले केस में कितने मैंने 56, M2 दूसरे केस में कितने मैंने 42, D2 कितने डेज है x अपॉन D1 कितने डेज है 24। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हमको क्या की वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए x की वैल्यू। तो 56 अपॉन 42 जैसा था वैसा, यहाँ पे 24 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे काटा पीटी करना और आंसर को निकालना है। देखो दोनों के दोनों इवन नंबर है क्या जी, तो चलो काटते हैं। ये कितने का आ जाएगा 21 जा, ये कितने का आ जाएगा 12 जा, आएगा 2 से डिवाइड किए। अब ये 7 के टेबल में आते दोनों के दोनों, है ना। 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 3 के टेबल में 12 आता क्या जी, हाँ जी आता 3 4 जा। तो बताइए x की वैल्यू कितने आएंगे, 8 4 जा कितना आएगा 32 डेज। आंसर 32 डेज। समझा, यानी 56 मैन कितने दिन में काम करते हैं 24 डेज में, तो 42 मैन कितने दिन में काम करेंगे 32 डेज में। समझा कंसेप्ट समझना जरूरी है। शुरुआत का क्वेश्चन है, करके धीरे धीरे जा रहे, फिर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्या याद रखना है यहाँ पे आपको, सबसे पहली चीज देखना है कि डायरेक्टली का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्टली का क्वेश्चन है।
तो आपको ये देखना है यहाँ पे किन किन के बीच में दिया हुआ है मेन और कितना दिन लगता है वर्क कंप्लीट करने में। अब आपको एक चीज मालूम, अगर मैं एक इंसान को काम पे लगाऊंगा, अगर उसको x डेज लग रहा है, तो अगर मैंने दुगने लोगों को लगा दिया तो x/2 लगेगा शायद, कुछ ऐसा, यानी कम दिन लगेंगे। मैं जितने ज्यादा लोगों को बढ़ाते जाऊंगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर कम हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे मोर मैन रिक्वायर लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। ये चीज समझाना क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज कि 100 ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, अब अगर एक इंसान लेके जा रहा है, एक इंसान एक बार में 2 ईंटें लेके जाएगा, जाके रखेगा, है ना। लेकिन अगर मैं वहां पे 10 लोगों को लेके चला जाऊं, ठीक है, 10 लोगों को वही काम पे लगा दिया, तो हर एक जन 2-2 ईंटें उठा रहा, तो एक ही बार में यहाँ से 10 लोग कितनी ईंटें उठा के लेके जाएंगे? 20 ईंटें। पहले सिर्फ 2 ईंटें जितनी देर में इधर से उधर जा रही थी, अब कितनी चली जाएंगी? 20 ईंटें। तो जब मैं ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊंगा तो उनको काम कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगेगा, है ना। तो मोर मैन रिक्वायर लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। तो केस का है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस रहे, याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैंने m1 ऊपर लिखा हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है d1 ये कहां पे आएंगे? ऊपर। m2 नीचे लिखा हूं तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू d2। ये काय का होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। काय का केस है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो अगर मैंने m1 को न्यूमरेटर में लिखा तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? d1। ये कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। अगर मैंने m2 को डिनोमिनेटर में लिखा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? d2। कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमने निकाला हमारा आंसर। नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ कैंटीन रिक्वायर 651 बनानास फॉर अ वीक। एक वीक यानी कितने दिन हो गए जी? 7 डेज हुए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? टोटली हाउ मेनी बनानास विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून। अब यहाँ पे पूछ रहा है मई, अप्रैल और जून, इनमें कितने आपको बनानास लगेंगे। तो हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा अप्रैल, मई और जून में कितने दिन आते। तो वो क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी सिर्फ मई एक ऐसा है जिसमें 31 डेज आते, बाकी दोनों में कितने डेज आते? 30 डेज आते। तो चलिए ले लेते हैं। तो लेट बनाना इन फर्स्ट केस कितना लग रहा था जी? 651 बनाना लग रहे थे। फॉर कितने नंबर ऑफ डेज? 7 डेज लग रहे थे। एक वीक यानी 7 डेज। टोटल नंबर ऑफ बनाना इन सेकेंड केस वही आपको निकालना, उसको ले लो x। डेज इन सेकेंड केस कितना है? अप्रैल में कितने दिन रहते? 30। मई में कितने रहते? 31। जून में कितने रहते? 30। चलो ऐड कर लो, कितना आएगा? 91 डेज आएगा। अब आप एक चीज बताओ, बनाना खा रहे हो, है ना। 651 बनाना उनने एक हफ्ते में खाए, तो अगले एक हफ्ते में और बनाना लगेंगे, उसके अगले एक हफ्ते में और बनाना लगेंगे। यानी जितने ज्यादा दिन उतने ज्यादा बनाना आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो मोर डेज मोर बनानास। ये चीज समझा? ऐसा क्यों आया? ये चीज समझा ना। अगर आप एक दिन में 4 रोटी खा रहे हो तो 2 दिन में कितनी रोटी हो गई जी? 8 हो गई। 3 दिन में कितने हो गए जी? 12 हो गई। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपने कितनी रोटियां खाई टोटल वो भी बढ़ रहा है। तो रोटी बढ़ रही तो बनाना ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी बढ़ेगा। तो मोर डेज मोर बनाना। यानी क्वेश्चन डायरेक्टली का है कि इनडायरेक्टली का है? डायरेक्टली का है ना। एक वैल्यू अगर बढ़ी दूसरी भी बढ़ जाए तो क्वेश्चन काय का होता है? डायरेक्टली का होता है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो चलिए यहाँ पे डेज इन पहला केस अगर ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बनाना भी कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। डेज इन सेकेंड केस ले रहे हैं, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? बनाना इन सेकेंड केस। यह भी कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो अगर आपने न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी तो दूसरे भी न्यूमरेटर में लिखना है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो अगर पहली न्यूमरेटर में लिखी तो दूसरी डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ये चीज समझा? तो चलिए डेज इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 7 अपॉन डेज इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है जी? 91 इज इक्वल टू बनाना इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 651 अपॉन बनाना इन सेकेंड केस कितना लिया आपने? x। आपको क्या इक्वली चाहिए जी? x की चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 651 जैसा था वैसा, यहाँ पे 91 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। चलिए देखिए अब ये वैल्यू कटती है क्या कोई? चलिए पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7
1 जा 7, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, 7 के टेल में 21 आता है क्या? हाँ जी, 7 3 जा 21, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आएगा जी? हमारा फाइनल आंसर आएगा 651 इंटू 30। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, टेंस प्लेस में जाएंगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू 650, 1 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 6 प्लस 2 8। कितने बनाना लग रहे जी फिर? 8 4 6 3। कितने बनाने लग रहे हैं? 8 4 6 3। समझा? अब जैसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखते जाएंगे ना उतने ज़्यादा इजी लगते जाएंगे। अभी जैसे मेरे को ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। वैसे जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको भी क्वेश्चन आसान लगेंगे। अभी थोड़े अगर ट्रिकी लग भी रहे होंगे तो ये चीज़ समझा पक्के में? अभी देखिए, या एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपने हर एक का यूनिट भी सेम बनाना पड़ता है ना। एक चीज़ याद रखना हमेशा, देखो हमने यहाँ पे भी डेज लिया, यहाँ पे भी डेज लिया। पिछले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मेन थे तो मेन, डेज थे तो डेज, यूनिट सेम रहना चाहिए, तभी एक चीज़ काम करती है। ये चीज़ समझा पक्के में? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 men can do a piece of work in 16 days. How many men would be required to do same work in 20 days? फिर से देखो यहाँ पे कितने मैन दिए हुए हैं, कितने डेज लग रहे हैं। जितने ज्यादा मैन लोगे उतना कम टाइम लगेगा। तो चलिए लेट, पहले केस में कितने मैन है? 30 मैन। तो 30 मैन को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहा है? 16 डेज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है? कितने मैन लगेंगे? तो अपन x2 को ले लेंगे x मैन, ले लिए। m2 की वैल्यू क्या ले लिया हमने? x मैन ले लिए। विल डू सेम वर्क इन 20 डेज। नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है? 20 डेज दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी ये चीज समझा ना। यहाँ पे हाउ मेनी मैन बोला तो हमने उसकी वैल्यू क्या ले लिए? x, यानी यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हो गई? x। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब बताइए, मोर मैन विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। यानी क्वेश्चन काय का हो गया जी? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया। समझा? पक्के में समझा? जितने ज्यादा लोग उतने कम दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने को। तो अगर मैं m1 को ले रहा हूं न्यूमरेटर में, कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर पहले न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे कहाँ पे आएंगी? डिनोमिनेटर में। m2 ले रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? d2, उसके उल्टे में, यानी कहाँ पे आएंगी? न्यूमरेटर में। सब्स्टिट्यूट करो, m1 की वैल्यू 30, m2 की वैल्यू x इज इक्वल टू d2 की वैल्यू 20 अपॉन d1 की वैल्यू 16। कुछ कट रहा है क्या जी? पहले इसको एक साइड कर लो फिर काटते हैं, है ना। एक साइड कर लेता हूँ पहले, ना कि कन्फ्यूजन ना हो हमको। चलिए, हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? x की चाहिए। क्या मिलेगा? यहाँ पे 30 जैसा था वैसा, 16 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 20 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, इज इक्वल टू यहाँ पे x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। अब हम करेंगे काटा पीटी, 1 0 कैंसिल, 2 8 जा 16। तो बताइए x की वैल्यू आपको क्या मिलेंगे? 8 3 जा कितना आएगा जी? 24। x का की वैल्यू थी नंबर ऑफ मैन, तो कितने मैन लगेंगे आपको 20 दिन में काम करने के लिए? 24 मैन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इजी लग रहा क्वेश्चन? पक्के में इजी लग रहा? बस आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। समझ रहा है ना? देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्मेट व्यूअर्स कैन व्यू फॉर्मेट इन 4 days। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े और ट्रिकी होते हैं। तो आपको ये वाला कंसेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा ना, कि अगर इनडायरेक्टली रहे तो पहली वैल्यू अगर न्यूमरेटर में लिखे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिनोमिनेटर में आती, और अगर डिनोमिनेटर में लिखे तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू न्यूमरेटर में आती। डायरेक्टली में अगर न्यूमरेटर में लिखे तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखे तो डिनोमिनेटर में। चलिए, फॉर्मेट व्यूअर्स कैन व्यू फॉर्मेट इन 4 days एट द सेम रेट। हाउ मेनी मैट्स, इसको हम x ले लेंगे, वुड बी वूवन बाय 8 मैट व्यूअर्स इन 8 days। ठीक है, अब समझो।
ठीक है। कितने, पहले केस में कितने मैट वीवर दिए हुए आप, कितने 4 दिए हुए, कैन वीव 4 मैट्स, तो नंबर ऑफ मैट्स इन फर्स्ट केस कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है कितना 4 इन फर्स्ट केस। ये चीज समझा। MW1 यानी मैट वीवर, पहले इसमें कितने हैं 4, फिर कितनी मैट उनने सिले 4, तो नंबर ऑफ मैट व्यूड कितनी है 4, फिर उसके बाद उनको कितने दिन लग रहे हैं 4 मैट सिलने के लिए 4 हुआ। फिर सेम चीज यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मैट, हाउ मेनी मैट वुड बी वन बाय 8 मैट वीवर, तो मैट वीवर्स इन सेकेंड केस कितने दिए हुए हैं 8, उन लोग कितनी मैट सिलेंगे वो हमको दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, तो हम उसको क्या ले लेंगे x ले लेंगे। कितने दिन की बात कर रहा है, तो डेज इन सेकेंड केस कितनी है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको कितनी चीजें दी हुई है, एक तो मैट वीवर दिया हुआ है, कितनी मैट्स बन रही है दिया हुआ है, और कितने डेज दिया हुआ है। अभी तक हमको 2 चीजें दी रहती थी, अब हमको 3 चीजें दी हुई है। अब आप कंसेप्ट लगाओ कि जितने ज्यादा लोग मैट सिलेंगे उतना कम दिन आपको लगेंगे, है ना। जैसे अगर मैं एक जन को मैट सिलने को बोल रहा हूँ तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, लेकिन अगर मैं वही मैट सिलने के लिए 2 लोगों को बुला लूँ तो उनको मैट सिलने के लिए कम दिन लगेंगे, है ना। तो आपने पहली चीज़ क्या समझी, मोर मैट वीवर्स लेस नंबर ऑफ डेज। क्या समझा, जितने ज़्यादा मैट वीवर रहेंगे उतने कम दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज़ समझी, पक्के में समझी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब दूसरा देखो, जितने ज़्यादा आप मैट वीवर को लगाओगे उतनी ज़्यादा मैटें आप बना सकते हो, है कि नहीं। आप जितने ज़्यादा मैट वीवर को काम पे लगाओगे उतनी ज़्यादा मैट आप बना सकते हैं ना। तो मोर मैट वीवर्स मोर मैट्स कैन बी वीवन, आएगा, समझा पक्के में। जितनी ज़्यादा आप मैट वीवर लगाओगे, सिर्फ मोर मैट्स ऐसा लिखो, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने ज़्यादा मैट वीवर लगाओगे उतनी ज़्यादा मैट मिलेंगे। अगर एक मैट वीवर एक मैट बनाता है तो 2 मैट वीवर कितनी बना लेंगे 2, 3 मैट वीवर कितनी बना लेंगे 3, है ना। तो आप जितने ज़्यादा मैट वीवर को काम पे लगाओगे उतनी ज़्यादा मैट आपकी बनती जाएंगी। तो देखो, मोर मैट वीवर लेस नंबर ऑफ डेज, एक वैल्यू बढ़ रही दूसरी कम हो रही, कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर मैट वीवर मोर मैट्स, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों में आप किसकी बात कर रहे हो, मैट वीवर्स कर रहे हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा। तो चलिए, मैट वीवर इन फर्स्ट केस अपॉन मैट वीवर इन सेकेंड केस, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेंगी। पहले चलो डायरेक्टली वाले को निपटाते क्योंकि ये आसान रहता है। मोर मैट वीवर मोर मैट्स, है ना, जितने ज़्यादा मैट वीवर लगाओगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैट्स आपको मिलेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैट वीवर न्यूमरेटर में लिखे तो उसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मैट्स भी न्यूमरेटर में आएगा। मैट वीवर इन सेकेंड केस आपने डिनोमिनेटर में लिखे तो नंबर ऑफ मैट्स वीवन भी डिनोमिनेटर में आएंगे, क्योंकि ये किसका केस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्या, नहीं, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी है, क्या, कि जितने ज़्यादा मैट वीवर्स को आप काम पे लगाओगे उतने कम नंबर ऑफ डेज आपको काम कंप्लीट करने को लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैट वीवर इन फर्स्ट केस, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ डेज D1, यह कैसा है, एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैट वीवर इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में, तो नंबर ऑफ डेज कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैट वीवर्स इन सेकेंड केस, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज क्या है, D2, ये कहाँ पे है, मैट वीवर इन सेकेंड केस डिनोमिनेटर में, तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ रही। आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना है, जिसकी भी रिलेशन आप लिखो, जो भी कॉमन ले रहे हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो,
उसके करस्पॉन्डिंग वालों को कहाँ पे लिख दो, राइट हैंड साइड में लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, ये चीज़ समझी, पक्के में समझी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी ले सकते थे कि मोर नंबर ऑफ डेज तो मोर मैट, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है, तो आप यानी कुछ भी लो, आपका आंसर हमेशा क्या आता, सेम आता। बस आपको ये चीज़ सही लगानी है, ये जो कंसेप्ट लगाते हैं ना वो सही लगानी है कि जितने ज़्यादा मैट वीवर लेके जाओगे काम कंप्लीट करने को उतने कम दिन लगेंगे, जितने ज़्यादा मैट वीवर रहेंगे उतनी ज़्यादा मैट आप बना के दे सकते हो। जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा उनको न्यूमरेटर में लिखना है ना, अगर न्यूमरेटर में लिखे तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखे तो डिनोमिनेटर में, और जो भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा उसको उल्टा लिखना, यानी अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखे तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखे तो न्यूमरेटर में। तो चलिए, मैट वीवर्स इन फर्स्ट केस कितना है 4 अपॉन मैट वीवर इन सेकेंड केस कितना है 8, नंबर ऑफ मैट इन फर्स्ट केस कितना है 4 अपॉन नंबर ऑफ मैट इन सेकेंड केस कितना है x, नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना है 8, नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना है 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे काटा पीटी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 कैंसर। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए x की, x यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 8 2 जा कितना आएंगी वैल्यू 16 आएगी। तो कितने मैट बनेंगे उतने दिनों में 16 मैट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन समझा, तरीका कैसे जाना है ये समझा। मैट वीवर्स, मैट और नंबर ऑफ डेज के बीच में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। नहीं भी समझाऊंगा टेंशन मत लो, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये वाला उसी टाइप का है क्या, नहीं ये वाला थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसी को देख लेते फिर से एक बार। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आधी क्वेश्चन तो होंगे यार हमारे पास। देखो जैसे वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 5 वर्कर्स कैन कलेक्ट 60 kg ऑफ वीट इन 3 days, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ वीट, इसको हम ले लेंगे x, विल 8 वर्कर्स कलेक्ट इन 5 days। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो चीजें लिख लो। लेट, पहला हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो वर्कर इन फर्स्ट केस कितने दिए हुए हैं 5 वर्कर्स दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये कितना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं 60 kg, तो अमाउंट इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 60 kg इन 3 days, तो D1 ले लो। नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 3 days दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेकेंड केस में कितने वर्कर है 8 वर्कर, तो वर्कर इन सेकेंड केस कितने हो गए 8 वर्कर्स। कैन कलेक्ट हाउ मच अमाउंट, हमने कितना ले लिया x किलोग्राम ले लिया, तो x kg वीट। नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है 5 days दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे वर्कर कितना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डेज है, इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो, जितने ज्यादा वर्कर को आप काम पे लगाओगे वो जितने उतना ज्यादा अमाउंट क्या कलेक्ट कर सकते हैं, वीट कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मोर वर्कर्स कैन कलेक्ट मोर वीट, यानी कैसा है डायरेक्टली। अगर एक वर्कर 1 kg कलेक्ट कर रहा है तो 2 वर्कर कितने कलेक्ट करेंगे 2 kg, 3 वर्कर 3 kg, यानी आप जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा रहे हैं तो आपका अमाउंट कलेक्टेड भी बढ़ रहा है। यानी वर्कर और अमाउंट कलेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो आप 2 चीज ले सकते हैं, क्या आप ले सकते हैं, जितने ज्यादा वर्कर है उतने कम दिन लगेंगे, है ना, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो आप ऐसा ले सकते हैं, जितने ज्यादा दिन आप कलेक्ट करने दोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वीट ये कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक दिन में 10 किलो कलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 दिन में 20 किलो कलेक्ट कर सकता हूँ, 3 दिन में 30 किलो कलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो आपकी मर्जी, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। मैं दोनों से करके दिखाया था आपको। पहले केस में अपन वर्कर और डेज के बीच का रिलेशन लेते कि मोर वर्कर्स
लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, यानी कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज समझा कि आप जितने ज्यादा वर्कर को काम पे लगाओगे उतने कम दिन लगेंगे आपको कोई भी काम कंप्लीट करने को, है ना। जैसे आपको 10 किलो टोटल कलेक्ट करना है, अगर एक इंसान 1 किलो एक दिन में कलेक्ट कर रहा है ना, तो आपको कितने लोग लग रहे थे, 10 दिन लग रहे थे उसको फिर कलेक्ट करने को, है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा देंगे, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे कम दिन में वाला चीजें कलेक्ट हो जाएंगी, होगी। तो चलिए दोनों केसेस में क्या कॉमन है, वर्कर कॉमन है जी। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, वर्कर दिख रहा है, यहाँ पे भी वर्कर दिख रहा है। पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते, ठीक है। तो वर्कर इन फर्स्ट केस अपॉन वर्कर इन सेकेंड केस इज इक्वल टू, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर अमाउंट ऑफ वीट, मोर वर्कर मोर अमाउंट ऑफ वीट, है ना। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पे वर्कर न्यूमरेटर में आया तो अमाउंट ऑफ वीट करस्पॉन्डिंग भी कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। वर्कर डिनोमिनेटर में है तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ वीट भी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि केस का आएगा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा देखो, मोर वर्कर लेस नंबर ऑफ डेज, कैसा है, इनडायरेक्टली। तो पहले वर्कर को कितने दिन लग रहा है, D1, दोनों कैसे हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वर्कर अगर न्यूमरेटर में आया तो नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर में आएगा, वर्कर अगर डिनोमिनेटर में आया तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज न्यूमरेटर में आएगा। तो चलिए वर्कर इन फर्स्ट केस कितना है, 5 अपॉन वर्कर इन सेकेंड केस 8 इज इक्वल टू अमाउंट इन फर्स्ट केस 60 अपॉन अमाउंट इन सेकेंड केस x, नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस 5, नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए x की। तो यहाँ पे x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 60 इंटू 5 जैसा था वैसा 8 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 3 जैसा था वैसा 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन। बस अब क्या करना है आपको, काटा पीटी करो और आंसर को निकालो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कैंसर, 3 2 जा 6, ये 0 नहीं काट पाया तो 0 को लिख दो वैसा। तो x 8 0 जा 0, 8 2 जा कितना आएगा, 16 आएगा। कोई भी दिक्कत, आंसर क्या में आएगा, kg में। तो यहाँ पे अमाउंट इन सेकेंड केस कितना आएगा, x kg, यानी 160 kg। आ गया आसानी से, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेम चीज देखो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसा मैंने कहा कि आप ऐसा भी ले सकते थे। अगर आपको वैसा नहीं करना, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रखना है, तो मोर वर्कर्स मोर अमाउंट ऑफ वीट कलेक्टेड। आया, कैसा है ये, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और दूसरा देखो, मोर नंबर ऑफ डेज, जितने ज्यादा दिन आप दोगे वर्करों को, है ना, उतने ज्यादा वो फिर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक वर्कर एक दिन में 10 किलो कलेक्ट कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 20 किलो, 3 दिन में कितना करेगा, 30 किलो। यानी आप जितने ज्यादा दिन दोगे वर्करों को कलेक्ट करने को, उतने ज्यादा अमाउंट वो कलेक्ट करेंगे। तो मोर नंबर ऑफ डेज मोर अमाउंट ऑफ वीट कलेक्टेड। अब देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। देखो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ वीट कलेक्टेड, अमाउंट ऑफ वीट कलेक्टेड दोनों में कॉमन है ना। तो जो कॉमन रहा वही हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। तो अमाउंट इन फर्स्ट केस अपॉन अमाउंट इन सेकेंड केस। देखो मोर अमाउंट मोर, है ना, मोर वर्कर मोर अमाउंट था, दोनों रिलेटेड। तो देखो वर्कर इन फर्स्ट केस कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए अमाउंट इन सेकेंड केस आएगा वर्कर इन सेकेंड केस, क्योंकि दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड केस में भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितने अमाउंट ऑफ वीट कनेक्टेड उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ डेज, है ना, मोर नंबर ऑफ डेज मोर अमाउंट ऑफ वीट कलेक्टेड। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अमाउंट इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में आ रहा तो नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस भी कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। अमाउंट कलेक्टेड इन सेकेंड केस अगर वो न्यूमरेटर में आ रहा तो नंबर ऑफ डेज भी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। अगर वो डिनोमिनेटर में आता है भी डिनोमिनेटर में आया। तो अमाउंट इन फर्स्ट केस, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं।
कितना था, अमाउंट कलेक्टेड इन फर्स्ट केस कितना है जी 60 अपॉन अमाउंट कलेक्टेड इन सेकेंड केस कितना है x इज इक्वल टू वर्कर इन फर्स्ट केस कितना है 5, नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना है 3 अपॉन वर्कर इन सेकेंड केस कितना है 8 इंटू नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना है 5। बस अब क्या करना है आपको, काटापीटी करना है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काटापीटी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये 5 क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। हमको काय की वैल्यू चाहिए x की, x यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 60 जैसा था वैसा 8 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 3 2 जा 6 8 2 जा 16 कितना है जी 160 kg। तो आप देख रहे हैं, आप चाहो तो क्वेश्चंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी रख सकते हो, आप चाहो तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी लेके जा सकते हो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। आपको बस कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप कंसेप्ट सही लगा रहे हो और जो वैल्यू 2 बार आ रही, जैसे मोर वर्कर्स यहाँ पे दोनों बार दिखा तो देखे मोर वर्कर्स लेफ्ट साइड में लिखा मैंने, यहाँ पे देखो मोर वर्कर मोर अमाउंट, मोर नंबर ऑफ डेज मोर अमाउंट, तो यहाँ पे मोर अमाउंट कॉमन आ रहा था है ना, तो मैंने अमाउंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। जो 2 बार आ जाए उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे, पक्के में समझे। अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 hours a day on 8400 per week, then 9 person working 6 hours a day, अरे ये भी तो वही टाइप का है, will earn पर वीक, एक वीक में कितना कमाएंगे उसको ले लेंगे x, कितना कमाएंगे जी ₹x लेंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। चलिए लेट पर्सन इन फर्स्ट केस कितने दिए हुए हैं 6 पर्सन दिए हुए हैं, कितने दिन काम कर रहे हो एक दिन में 8 hours कर रहे, तो नंबर ऑफ आवर्स जो वर्क कर रहे हो एक दिन में कितना है 8 hours a day कर रहे, और उन लोगों की अर्निंग इन फर्स्ट केस कितना है ₹8400 है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन सेकेंड केस कितना दिए हुए जी हमको 9 पर्सन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स जो सेकेंड केस में वो लोग काम कर रहे कितना है 6 hours a day कर रहे, तो अर्निंग इन सेकेंड केस यही आपको निकालना है, इसको ले लो ₹x। अब हम क्या करेंगे, इन लोगों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग एक दिन में काम करेंगे, है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी दूंगा 100 रुपये, तो अगर 2 लोग काम करेंगे तो मैं कितनी सैलरी दूंगा 200 रुपये, 3 लोग काम करेंगे तो कितनी दूंगा 300 रुपये, यानी नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सबकी मिली हुई सैलरी भी क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी, है ना। ये 6 पर्सन की अर्निंग बता रहा है आपको, है कि नहीं, 6 पर्सन एक हफ्ते में कितना कमाते ये बता रहा है ना। तो 6 पर्सन अगर एक हफ्ते में कितना कमाते 8400, अगर मैं 6 पर्सन की जगह 12 पर्सन कर दूं, है ना, डबल कर दिया मैंने नंबर ऑफ पर्सन, तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, है ना। तो आप जितने ज़्यादा लोग कमाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अरे ये चीज़ समझ रहे, अगर आपके घर में सिर्फ आपके पप्पा कमाते हैं तो अर्निंग लिमिटेड होंगी, अगर आपके पप्पा मम्मी दोनों कमाते हैं तो अर्निंग और ज़्यादा होंगी, अगर आपका भाई है वो कमाता है तो अर्निंग और ज़्यादा होंगी, और अगर आप है वो भी कमाते हैं तो 4 लोग कमा रहे तो अर्निंग और ज़्यादा होंगी। समझ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा अर्निंग होंगी। तो मोर पर्सन्स मोर अर्निंग आया। कैसा है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब एक चीज बताओ, अगर आप 1 घंटा काम करोगे, सपोज कि मैं घंटे के हिसाब से आपको सैलरी दे रहा, 1 घंटा काम करने के 100 रुपये, तो 2 घंटे के कितने दूंगा 200 रुपये, 3 घंटे के 300 रुपये। ये चीज समझ रहे, आप जितनी ज्यादा देर काम करेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। तो मोर आवर्स ऑफ वर्क मोर अर्निंग, है ना। जितने ज्यादा घंटे काम करोगे भाई उतने ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो इस केस में दोनों के दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ढूंढो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे भी मोर अर्निंग दिख रहा है, यहाँ पे भी
मोर अर्निंग दिख रहा है, तो मोर अर्निंग यहाँ पे कॉमन है, तो ये आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो अर्निंग इन फर्स्ट केस अपॉन अर्निंग इन सेकेंड केस, क्या मिलेगा जी? पहले केस में मोर अर्निंग मोर पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर यहाँ पे अर्निंग न्यूमरेटर में आ रहा है तो पर्सन भी न्यूमरेटर में आएगा, अर्निंग अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पर्सन भी डिनोमिनेटर में आएगा। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? नहीं, एक और चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, मोर अर्निंग मोर आवर्स ऑफ वर्क, जितने ज्यादा घंटे काम करूंगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो यहाँ पे आवर्स ऑफ वर्क कैसे डिनोट किया मैंने? H1 से, तो अगर अर्निंग न्यूमरेटर में तो आवर्स ऑफ वर्क भी न्यूमरेटर में होगा, अर्निंग अगर डिनोमिनेटर में तो आवर्स ऑफ वर्क भी डिनोमिनेटर में होगा। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अर्निंग इन फर्स्ट केस कितना है? 8400 अपॉन अर्निंग इन सेकेंड केस x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट केस कितना है? 6, आवर्स ऑफ वर्क इन फर्स्ट केस कितना है? 8 अपॉन पर्सन इन सेकेंड केस कितना है? 9 इंटू आवर्स ऑफ वर्क कितना है? 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या की वैल्यू चाहिए जी? हमको चाहिए x की वैल्यू। यहाँ पे x डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, 8400 जैसा था वैसा। 9 इंटू 6 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 6 इंटू 8 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 6 इंटू 8। बस अब क्या करना है? काटा पीटी करो, जो जो चीज़ें कटती उनको काट दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 6 6 कैंसर। यहाँ पे 8 है और ये 8 के टेबल में पक्के में आएगा, 8 1 जा 8, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4 आता क्या 8 के टेबल में? नहीं, तो डालेंगे 0। जैसे 0 डालोगे 4 के बाद 0 भी नीचे आ गया, आ गया 40, 8 5 जा 40 आ गया। क्या नहीं काट पाए? एक 0 नहीं काट पाए। अगर ऐसे काटने में दिक्कत होती ना तो ऐसा डिवाइड कर लेना, ठीक है? उसमें कोई शर्म की बात रहती क्या? नहीं। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे? 9 को मल्टीप्लाई करना है 1050 से, 9 0 जा 0, 5 9 जा 45, कैरी 4, 9 0 जा 0, 0 प्लस 4 4, 9 1 जा 9। तो कितनी आई जी वैल्यू x की? 9450। कितने रुपए कमा रहे? 9450। तो उम्मीद है अब इसका तो कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आ गया होगा। अब क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे होंगे। अब आप है ना शुरुआत से क्वेश्चंस को देखना, आपको अब क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी लगेंगे। मेन चीज यही रहता है, जब नया कंसेप्ट है तो क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डे। तो देखो कितने आवर्स वर्क कर रहे हो? 8 आवर्स एक दिन में, है ना? 8 आवर्स अ डे। नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 12 मैन। नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं उनको? 30 डे लग रहे हैं। वर्किंग 4 आवर्स अ डे, तो सेकेंड केस में कितने आवर काम कर रहे हो? 4 आवर्स अ डे। 18 मैन, नंबर ऑफ मैन इन सेकेंड केस कितने हैं? 18। कैन डू द वर्क इन, कितने डेज ले लो? x डेज ले लो, तो नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना ले लिया हमने? x डेज ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज़ समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा? अब आप देखो, जितने ज़्यादा घंटे आप एक दिन में काम करोगे, आपको काम कंप्लीट करने के लिए उतना कम टाइम लगेगा, है ना? अगर सोचो कोई ऐसा काम है जो मेरे को टोटल 24 घंटों में कवर होता है। कितने घंटों में वो काम कवर होता है? 24 घंटों में। अगर मैं रोज का 1 आवर काम करूँगा तो ये काम मैं कितने दिन में कर पाऊँगा? 24 दिनों में कर पाऊँगा। अगर मैं रोज 2 घंटे फिर काम कर लूँ तो वही काम मैं कितने दिन में कर लूँगा? 12 घंटों में कर लूँगा। अगर वही मैं 3 आवर्स एक दिन में काम करूँ तो ये काम कितने दिन में कर लूँगा? 8 दिनों में कर लूँगा। अगर मैं 4 आवर्स एक दिन काम करूँ तो ये मैं कितने में कर लूँगा? 6 दिनों में। और अगर मैं 24 घंटे के 24 घंटे काम कर लूँ तो ये पूरा काम मैं कितने दिन में कर लूँगा? 1 दिन में, है ना? तो आप जितने ज़्यादा घंटे काम करोगे, ठीक है, जितने ज़्यादा घंटे आप काम करोगे नंबर ऑफ डेज आपको उतने कम लगेंगे, है ना? तो ये कैसा है? एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रहा ना? जब 1 आवर था तो 24 डेज, 2 आवर था तो 12 डेज, 24 आवर था तो 1 डे। तो देख रहे हैं एक की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रही दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली
कम होते जा रही हो रही। आप ऐसे भी करके अगर कभी कंफ्यूजन आए तो निकाल सकते। तो मोर आवर्स ऑफ वर्क अ डे, जितने ज्यादा दिन आप एक दिन में काम करोगे उतना लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। समझा? सेम चीज, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने कम दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने को। मोर नंबर ऑफ मैन लेस नंबर ऑफ डेज। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, आपको जैसा लिखना है, आपको जैसा सही लगे। अब देखो, मोर आवर्स लेस डेज कैसा है ये? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर नंबर ऑफ मैन लेस नंबर ऑफ डेज, ये भी कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, कुछ वैल्यू दोनों में सेम है क्या? लेस नंबर ऑफ डेज लेस नंबर ऑफ डेज, यानी दोनों में नंबर ऑफ डेज सेम है। तो नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस अपॉन नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पहली वैल्यू को देख लो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ डेज किसके साथ? आवर्स ऑफ वर्क के साथ। कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अगर डे इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में आ रहा था, और कहाँ पे आएगा? इन फर्स्ट केस डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में था, और इन सेकेंड केस किस में आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझाना क्यों, क्यों कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन खत्म हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। अब एक और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है क्या? किसके बीच में? नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन के बीच में। जितने ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊंगे उतने कम दिन में काम कंप्लीट होके मिलेगा, है कि नहीं? तो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मोर नंबर ऑफ मैन लेस नंबर ऑफ डेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेज अगर न्यूमरेटर में, तो नंबर ऑफ मैन कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में, तो नंबर ऑफ मैन कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में। समझा? तो ये चीज तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये D1 की वैल्यू H1 M1 कब होता है? जब ये कैसे रहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली है, तो D1 की वैल्यू H1 M1, D2 की वैल्यू H2 M2 है। सब्स्टिट्यूट करो। डेज इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है जी? 30 अपॉन डेज इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है? x इज इक्वल टू आवर्स इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है? 4 अपॉन आवर्स इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 8। मैन इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है? 18। मैन इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 12। चलिए अब बस क्या करना है? काटा पीटी करना और आंसर को निकालना। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए जी? x की यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 30 जैसा था वैसा, 8 इंटू 12 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 4 इंटू 18 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में, सच में समझा? अब बस क्या करना है? काटा पीटी। 4 2 जा 8 आएगा, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिली? पूरा डिनोमिनेटर कट गया, ऊपर बचा 4 और 10। 4 10 जा कितना आएगा? 40। क्या आएगा जी आंसर? 40 आया। तो x की वैल्यू कितना आ रहा? 40। यानी वो लोग काम कितने दिन में कर लेंगे? 40 डेज में कर लेंगे। समझा? अरे इजी है कंसेप्ट, सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझा? पक्के में समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 person can prepare a admission list in 8 days working 7 hours a day। ठीक है, तो चलो हम लिखते हुए चलते हैं। पर्सन इन फर्स्ट केस कितने हैं? 5 person है। कैन प्रिपेयर एडमिशन लिस्ट इन 8 days, तो नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना है? 8 days। वर्किंग 7 hours a day, तो आवर्स ऑफ वर्क कितना है? 7 hours a day है। इफ 2 person join them, मतलब पहले कितने पर्सन थे? 5, अब 2 और आ गए, तो पर्सन इन सेकेंड केस कितना है? पहले से 5 थे, 2 और आ गए, यानी कितने हो गए? 7 persons हो गए। हुए?
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। इफ 2% ज्वाइन देम बोल रहा है, यानी उनके साथ और 2 लोग आ जाए, तो 5 + 2 कितना हो गया 7%। सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days। ये काम अब उनको कितने दिन में करना है, 4 days में करना है जी। डेज इन सेकेंड केस कितना हो गया 4। दे नीड टू वर्क हाउ मच आवर पर डे, तो हमको निकालना है H2 की वैल्यू ले लो, x आवर्स पर डे। एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे हम लोग उनसे, x आवर्स, यही हमको निकालना है। अब हमको बस क्या देखना है, इनके बीच का रिलेशन देखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप चाहो तो किसी के बीच में रिलेशन बना लो, हम लोग तब से पर्सन डेज आवर्स डेज के बीच में बना रहे, तो वही बनाते हुए चलते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से काम कराऊंगा उतने कम दिन लगेंगे मेरे को, है ना। तो मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज। कैसा हो गया ये, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा, पक्के में समझा। उसके बाद मैं जितने ज़्यादा घंटे एक दिन में काम करूंगा उतने कम दिन मेरे को लगेंगे काम कंप्लीट करने को। ये भी कंसेप्ट हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो मोर आवर्स ऑफ वर्क लेस नंबर ऑफ डेज आएगा। दोनों कैसे एक दूसरे के साथ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप चाहो तो पूरा अच्छे से लिख भी सकते, ठीक है। मोर पर्सन विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, मोर आवर्स ऑफ वर्क पर डे विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब वो मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ, तो करके मेरे को लग रहा है वो आपके दिमाग में बैठ गया है, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। समझा यहाँ तक पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने कम दिन लगेंगे काम करने को, और एक दिन में आप जितने ज़्यादा काम निपटा लोगे उतने कम दिन लगेंगे आपको काम कंप्लीट करने को लगेंगे। तो चलिए अब बनाइए इनके हिसाब से आपका क्वेश्चन बनाएंगे। दोनों में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, हाँ जी मेरे को दिख रहा है नंबर ऑफ डेज दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो डेज इन फर्स्ट केस अपॉन डेज इन सेकंड केस। देख रहे ना, जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो हमेशा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, ये चीज़ याद रहेंगी। चलिए दोनों क्वेश्चन का है के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो चलिए पहले देखते क्या है। मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनडायरेक्टली। तो नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली है ना। तो डेज इन फर्स्ट केस, तो पर्सन इन फर्स्ट केस कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इनडायरेक्ट है। डेज इन सेकंड केस डिनोमिनेटर में, तो पर्सन इन सेकंड केस कहाँ पे आ जाएगा जी, न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सेम चीज कहाँ पे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरे में भी है नंबर ऑफ डेज और आवर्स ऑफ वर्क के बीच में। तो डेज इन फर्स्ट केस, जितने ज्यादा घंटे आप एक दिन काम करोगे उतने कम दिन लगेंगे आपको काम निपटाने को। तो अगर डेज यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो आवर ऑफ वर्क इन फर्स्ट केस कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। डेज इन सेकंड केस अगर डिनोमिनेटर में, तो आवर्स ऑफ वर्क इन फर्स्ट सेकंड केस कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यही कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डेज इन फर्स्ट केस कितने है जी, 8 अपॉन डेज इन सेकेंड केस कितने है जी, 4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त और कैलकुलेशन करते वक्त देखना, ठीक है। मेरी भी गलती हो सकती है, अगर मैं थोड़ी सी भी होशियारी मारने जाऊंगा ना कहीं पे, या थोड़ा सा भी ध्यान कहीं पे हटा कि बस आंसर गलत। तो डेज इन फर्स्ट केस कितना था 8, डेज इन सेकेंड केस कितना था 4, पर्सन इन सेकेंड केस कितना है 7 अपॉन पर्सन इन फर्स्ट केस कितना है 5 है जी। आवर्स इन सेकेंड केस कितना है x, आवर्स इन फर्स्ट केस कितना है 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब हमको काय की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो x को छोड़ दो उसके हाल पे, छोड़ दिए। 8 जैसा था वैसा, यहाँ पे 5 × 7 डिवीजन में, यहाँ पे गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। बस अब क्या करना है, काटा पीटी, 7 7 कैंसल, 4 2 जा 8। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएंगी, 5 2 जा, 5 2 जा कितना होता है जी 10, कितना होता 10। 10 आवर्स, कितने घंटों में वो काम कितने घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा उनको, 10 आवर्स में काम करना पड़ेगा एक दिन में, ताकि वो काम को कंप्लीट कर सके। कैसे निकाले समझा,
पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा। अब कंसेप्ट आ गया इसका सॉल्व करना। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ 5 men और 7 women, और बोल रहा है ठीक, अर्न 5250 पर डे। 5 men कितना कमा रहे, 5250 एक दिन में। 7 वुमेन कितना कमा रहे, 5250 पर डे। जब भी और बोला ना, मतलब ये भी उतना कमा सकते और ये भी उतना कमा सकते। एंड बोला तो दोनों को लेना पड़ता, ठीक है। हाउ मच 7 men एंड 13 women अर्न पर डे। आपको निकालना है 7 men और 13 women कितना अर्न करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली मेथड से मैं ये क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, दूसरी मेथड से इसके बाद वाले क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो लेट men एंड वुमेन अर्न ₹X and ₹Y पर डे। लेट अ मैन एंड अ वुमेन लिख लो, ठीक है, कि एक मैन कमाता है X रुपए एक दिन में, एक वुमेन कमाती है Y रुपए एक दिन में, रिस्पेक्टिवली। ये चीज समझे क्या लिखे, ये चीज समझे क्या लिखे, कि एक मैन एक दिन में कितना कमा रहा है X रुपये, एक वुमेन एक दिन में कितना कमा रही है Y रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई जी, 5 men कितना कमा सकते हैं 5250 पर डे। तो 5 men, एक मैन कितना कमा रहा है एक दिन में X, तो 5 into X, 5 men एक दिन में कितना कमाएंगे 5X, है ना। एक आदमी अगर X रुपए कमा रहा है तो 5 आदमी कितना कमाएंगे 5X, और ये 5 आदमियों की कमाई आपको कितनी दी हुई है 5250 है। हमको X की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 5250 अपॉन 5, यानी X की वैल्यू क्या आएंगी 5 1 जा 5, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2, 2 आ जाएगा 5 के टेबल में नहीं तो डालेंगे 0, तो नीचे आएगा 5, 5 5 जा 25, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 0, तो 5 0 जा 0 आएगा। तो X की वैल्यू कितनी आई 1050, यानी एक आदमी एक दिन में 1050 रुपीज कमाता है। निकाल लिए। सेम चीज अब आप वुमेन के लिए करेंगे। ऑल्सो क्या दिया हुआ है 7 वुमेन, तो 7, एक वुमेन एक दिन में कितना कमाती Y रुपीज, तो 7 वुमेन कितना कमाएंगी 7 Y रुपीज, और 7 वुमेन कितना कमाने वाली है 5250 पर डे। ये चीज याद रखना, जब भी बोले ना 5 men और 7 women कैन अर्न, मतलब 5 men इतना कमाते हैं या तो 7 women इतना कमाते हैं, ठीक है। तो दोनों इतना कमा रहे, 5 men 5250 कमा रहे, 7 women भी 5250 कमा रहे, समझा। तो चलिए हमको Y की वैल्यू चाहिए जी, तो यहाँ पे 5250 जैसा था वैसा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो Y की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, हाँ इसको अच्छे से डिवाइड कर लेते यार, 7 8 जा 56 हो जाएंगे, 7 7 जा 49 आएगा जी। तो कितना बचेगा 3, नीचे आएगा 5, 7 5 जा 35, कट गया, क्या नहीं काट पाया 0 नहीं काट पाया, कितना 750 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या निकाल रहे ये चीज समझ रहा ना। आप निकाल रहे हो कि एक मैन एक दिन में कितना कमाती है और एक वुमेन एक दिन में कैसा कितना कमाती, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया, एक मैन एक दिन में कितना कमाते जी 1050, एक वुमेन एक दिन में कितना कमाती जी 750 रुपीज कमाते। हमको क्या बोल रहा है, हाउ मच 7 men and 13 women can earn per day। Therefore 7 men, 7 into X, एंड बोला तो प्लस 13 वुमेन, यानी 13 इंटू Y इज इक्वल टू कितना कमाते, यही निकालना है। तो 7 इंटू मैन, एक मैन एक दिन में कितना कमाते हैं 1050, तो 7 मैन कितना कमाएंगे 7 इंटू 1050। एक वुमेन एक दिन में कितना कमाते हैं 750,
तो 13 वुमेन कितना कमाएंगे? 3 इंटू 750 कमाएंगे जी। समझा पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26, 5 आएगा नीचे, 1 जाके होंगे ऐड तो 27, 2 जाके होंगे ऐड तो आएगा 9। तो कितना? 9 7 5 0, दोनों को कर लो ऐड, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 5 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17। यानी कितना कमाएंगे जी? 7 मैन और 30 वुमेन मिलके 17,100। कितना कमाएंगे? 17,100। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझे कैसे निकाले? कैसे निकाले जी? आपको दिया था 5 मैन और 7 वुमेन कैन अर्न 5250 पर डे, यानी 5 मैन 5250 कमाते हैं, 7 वुमेन 5250 कमाते हैं, है ना। तो हमने निकाला एक मैन एक दिन में कितना कमाएंगे और एक वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगे, निकाल लिए। हमको काय की वैल्यू चाहिए थी? 7 मैन एंड 13 वुमेन कितना कमाएंगे? 7 मैन, उसमें आपको और अर्निंग ऐड करना है 13 वुमेन की। तो हमने बस एक दिन का मैन का निकाले, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, एक दिन का वुमेन का निकाले और उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। अगर एक मैन 100 रुपए कमा रहा है तो 7 मैन कितना कमाएंगे? 700। एक वुमेन अगर 100 रुपए कमा रहे तो 13 वुमेन कितना कमाएंगे? 1300 कमाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं, ये चीज समझा? बस फिर आपने पुट किया और निकाला आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये चीज समझा पक्के में? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 men और 6 women can do a piece of work in 20 days. In how many days will 12 men and 8 women do the same work? अब ये वाले क्वेश्चन को आप पिछली वाली मेथड के अप्रोच से जा सकते क्या? नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सादा सिंपल अप्रोच था कि इतना कमा रहे हैं तो एक दिन की अर्निंग निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 men और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कुछ तो भी काम दिया हुआ है, वो कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। यानी 20 दिन में 3 मैन वो काम को निपटा सकते हैं, या तो 20 दिन में 6 वुमेन है वो काम को निपटा सकते हैं। ये चीज समझ रहा पक्के में कि 3 मैन एक काम करने को कितना दिन लगा रहे हैं? 20 दिन। 6 वुमेन वही काम करने को 20 दिन लगा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी डेज 12 men and 8 women do the same work। आपसे पूछ रहा अगर वही काम करने के लिए मैं 12 मैन दे दूं और 8 वुमेन दे दूं तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मेन और वुमेन के बीच में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। या तो आप पूरा क्वेश्चन मेन में कन्वर्ट कर दो या तो पूरा क्वेश्चन वुमेन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है? 3 मैन ये वो काम कर सकते हैं कितने दिन में? 20 डेज में कर सकते हैं। या तो 6 वुमेन वो काम कर सकते हैं 20 डेज में, समझा? 3 मैन 20 डेज में काम कर सकते हैं या 6 वुमेन 20 डेज में काम कर सकते हैं। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका मतलब जितना काम 3 मैन कर सकते उसके लिए आपको कितनी वुमेन लगेंगे जी? आपको 6 वुमेन लगेंगी। ये चीज समझा? क्या समझ में आया यहाँ से कि एक काम जितने टाइम में 3 मैन करते हैं उसके लिए आपको कितनी वुमेन लगेंगी? 6 वुमेन है। यानी 3 के टेबल में कितने जाता? 6 2 जा, है ना। तो एक मैन कितने वुमेन के बरोबर काम कर रहा है? 2 वुमेन के बरोबर। कैसे निकाले समझा? डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी आप एक मैन को काय से इक्वल ले सकते हो? 2 वुमेन से इक्वल ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, चीज समझा? 3 मैन जितना काम कर रहे हैं उतना 6 वुमेन काम कर रही है ना। तो 3 मैन का काम इक्वल है 6 वुमेन के काम से, मतलब एक मैन का काम इक्वल है 2 वुमेन के काम से, समझा? 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 3 2 जा 6 आया। तो एक मैन को आप काय से इक्वल ले सकते हो? 2 वुमेन से इक्वल ले सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप 2 वुमेन के जगह 1 मैन लिखो या 1 मैन के जगह 2 वुमेन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या चाहिए? देयरफॉर क्या बोल रहा है? 12 men, क्या बोल रहा है? 12 men and 8
वुमेन का काम निकालना है। वो किसका निकालना है? 12 मेन और 8 वुमेन का काम निकालना है। कितने दिन में करेंगे? 12 मेन एंड 8 वुमेन लेना है ऐसा। अब देखो मैं क्या करूँगा, एक मैन का ऐसे इक्वल है 2 वुमेन से है, तो मैं इसको क्या लिख सकता, 12 जैसा था वैसा। ये एक मैन के जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स वुमेन। हैंड बोला तो प्लस 8 वुमेन। कहाँ से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कैसे? एक मैन 2 वुमेन के बराबर काम करता है। अगर मैं मैन की जगह सिर्फ वुमेन से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मैन के जगह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन से काम कर रहा हूँ तो एक मैन के जगह मेरे को कितनी वुमेन लगाना पड़ेगा? 2। तो एक मैन के जगह 2 वुमेन, तो 12 मैन के जगह 24 वुमेन लगेंगी वो काम के लिए, प्लस 8 वुमेन। आया? 24 प्लस 8 कितना आएगा जी? 32 वुमेन। यानी 12 मैन और 8 वुमेन का काम कितनी वुमेन कर सकती है? 32 वुमेन। आ गया? अब देखो आपने क्वेश्चन को बना लिया है सेम फॉर्मेट में। किस तरीके से? देखो, लेट पहले केस में 6 वुमेन काम कर रही थी 20 दिनों में कर रही थी, तो वुमेन इन पहले केस कितनी दी हुई है? 6 वुमेन दी हुई है। उस केस में कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं? 20 डेज लग रहे हैं। लग रहे हैं? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेकेंड केस में कितनी वुमेन दी है जी मेरे को? 32 वुमेन दी हुई है। यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। फिर सेम लॉजिक, जितनी ज्यादा वुमेन मिलेंगी काम करने को उतने कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मोर वुमेन लेस नंबर ऑफ डेज। यानी क्वेश्चन का है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, है ना। दोनों कैसे एक दूसरे के साथ? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, अगर मैं वुमेन इन फर्स्ट केस अपॉन वुमेन इन सेकेंड केस लेता हूँ, वुमेन और नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के साथ कैसे हैं? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वुमेन इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में आया तो डेज इन फर्स्ट केस कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। वुमेन इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में आया तो डेज इन फर्स्ट केस कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। वुमेन इन फर्स्ट केस कितनी है? 6। वुमेन इन सेकेंड केस कितनी है? 32 इज इक्वल टू डेज इन सेकेंड केस कितने हैं? x अपॉन डेज इन फर्स्ट केस कितने हैं? 20। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए? मेरे को चाहिए x की वैल्यू। निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। x लिखो, सॉरी x लिखो जैसा था वैसा। 20 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। उसको स्वागत करने को कौन बैठा है? 6 बैठा है, तो 6 इंटू 20 अपॉन डिवीजन में पहले से क्या है? 32। अब आपको क्या करना है? जो जो वैल्यू कटती है वो वैल्यू को काट लीजिए। चलिए, क्या मिलेगा? दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते। 2 10 जा 2 16 जा आएगा। फिर से दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते। हाँ, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। 2 3 जा 6, फिर से 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी x की वैल्यू क्या आ रही? 3 5 जा 15/4। 15/4 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? 15/4 की वैल्यू निकालना पड़ेगा जी। तो चलिए 15/4, 4 से डिवाइड करना है 15 को। 4 3 जा 12, बचेगा रिमाइंडर 3। आएगा कौन से फॉर्म में? डिविडेंड अपॉन डिविजन। क्या रहता है जी आंसर? रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट, सॉरी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन रहता। तो डिविडेंड अपॉन डिविजन यानी 15/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब जो ऊपर रहता, तो 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3 बाय डिविजन कितना है? 4। यानी कितना है? 3/4 डेज। कितना है जी आंसर? 3/4 डेज। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा क्यों करना पड़ा? आप अलग अलग चीजों को, मेन दिया हुआ है या तो वुमेन, ठीक है, मेन एंड वुमेन का अगर रिलेशन दिया रहता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे कुछ जुगाड़।
लेकिन यहाँ पे मैन दिया हुआ है, वुमेन दिया हुआ है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में ये लोग काम को निपटा सकते हैं, तो आपको फिर ये मेथड से जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? अरे समझ रहा है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 बाइंडर्स कैन बाइंड 1400 बुक्स इन 15 days। हाउ मेनी बाइंडर्स, वो बाइंडर्स को ले लो, एक्स विल रिक्वायर टू बाइंड 800 बुक्स इन 20 days। अब ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उसी टाइप का जिस टाइप के क्वेश्चन हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। लेट चलो, कितने बाइंडर दिए हुए हैं पहले केस में? 21 बाइंडर्स। तो नंबर ऑफ पीपल इन फर्स्ट केस कितने हैं? 21 है। 21 बाइंडर्स कैन बाइंड 1400 बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी दी हुई है फर्स्ट केस में? 1400 बुक्स दी हुई है। नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितने दिए हुए हैं? 15 डे। हाउ मेनी बाइंडर्स, कितने ले लिए हमने? एक्स बाइंडर्स ले लिए एक्स बाइंडर्स। कैन बाइंड, कितनी बुक बाइंड करना है जी आपको सेकंड केस में? 800 बुक्स बाइंड करना है। नंबर ऑफ डेज इन सेकंड केस कितना दिया हुआ है? 20 डेज दिया हुआ है। अब बस निकालो जो रिलेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्या ले सकते हो कि जितने ज्यादा बाइंडर रहेंगे उतनी ज्यादा बुक्स आप बाइंड कर सकते हो, जितने ज्यादा दिन आपको मिलेंगे उतनी ज्यादा बुक्स आप बाइंड कर सकते हो, या तो जितने ज्यादा बाइंडर मिलेंगे उतने कम दिन लगेंगे, है ना, और जितने ज्यादा बाइंडर मिलेंगे उतनी ज्यादा बुक होंगी, एक में इनडायरेक्टली एक में डायरेक्टली, या तो फिर दोनों डायरेक्टली वाला, जो भी आपको सही लगे, आपका दिमाग जहां पे सही काम करे। ठीक है, तो मोर बाइंडर्स मोर बुक्स, कैसा है एक दूसरे के साथ? डायरेक्टली है। मोर नंबर ऑफ डेज मोर बुक्स, ये भी कैसा है एक दूसरे के साथ? डायरेक्टली है। जितने ज्यादा बाइंडरों को काम में लगाओगे उतनी ज्यादा बुक बाइंड करके देंगे, उनको जितने ज्यादा दिन काम करने दोगे उतनी ज्यादा बुक आपको बाइंड करके मिलेंगी। दोनों के दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली। क्या ढूंढते जी आप? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? बुक्स कॉमन है। तो बुक्स इन फर्स्ट केस अपॉन बुक्स इन सेकेंड केस क्या मिलेगा जी? पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? बाइंडर के साथ। बाइंडर मतलब नंबर ऑफ पीपल है, तो दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर बाइंडर न्यूमरेटर में तो नंबर ऑफ बुक्स न्यूमरेटर में, तो बाइंडर भी न्यूमरेटर में आएगा। बुक्स अगर डिनोमिनेटर में तो बाइंडर भी डिनोमिनेटर में आएंगे, क्योंकि कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड भी केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ डेज, जितने ज्यादा दिन दोगे उतनी ज्यादा बुक मिलेंगी, है ना। तो बाइंडर अगर बाइंडर इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर, बुक्स इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में, तो नंबर ऑफ डेज भी कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में। बुक्स इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में, तो नंबर ऑफ डेज भी कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। तो अगर डायरेक्टली है तो सेम न्यूमरेटर में लिखे तो न्यूमरेटर में, अगर इनडायरेक्टली है तो न्यूमरेटर में लिखे तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, पुट करो। बुक इन फर्स्ट केस कितना है? 1400 अपॉन बुक इन सेकेंड केस कितना है? 800 इज इक्वल टू पीपल इन फर्स्ट केस कितना है? 21 अपॉन पीपल इन सेकेंड केस कितना है? x। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना है? 15 इंटू नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना है? 20। क्या की वैल्यू चाहिए हमको चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पे x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 21 इंटू 15 जैसा था वैसा। 800 यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 1400 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। उसका स्वागत करने को पहले से कौन बैठा है? 20 बैठा है। अब बस क्या करना है? काटा पीटी करना है। 2 0 कैंसर, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, और कुछ कट रहा क्या? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 2 कैंसल। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 3 जा 3 जा कितना है जी? 9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया आंसर 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको कितने बाइंडर्स लगेंगे वो काम करने के लिए? 9 बाइंडर लगेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में, सच में समझा? देखिए आपका अगला
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 persons can do a piece of work in 4 days. How many persons are required to complete 8 times the work in half the time? ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ठीक है. लेट नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट केस कितना है, 12 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. क्या वर्क है हमको मालूम क्या, नहीं, तो इसको ले लो W1 इन 4 days. नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितने दिए हुए हैं, 4 डेज दिया हुआ है. हाउ मेनी पर्सन, इसको ले लो X, ले लिए. तो नंबर ऑफ पर्सन इन सेकेंड केस कितने ले लिया आपने, X पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 टाइम्स द वर्क. पहले केस में वर्क कितना था, W1. सेकेंड केस में उनको इनका 8 गुना वर्क करना है, यानी W2 की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स W1. यानी पहले जितना काम था ना उसका 8 गुना काम करना है. ठीक है, तो वर्क इन सेकेंड केस कितना है, 8 टाइम्स पहले केस में जितना वर्क था, यानी 8 टाइम्स W1 इन हाफ द टाइम. पहले कितना टाइम दिया था आपको, 4 दिन. तो सेकेंड केस में क्या करना है, उसका हाफ लेना है, मतलब 4 का हाफ, मतलब 2 दिन में काम निपटाना है. समझा. तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको अब. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे कन्वर्ट किया समझा. अब तो बाकी तो आप इसमें मास्टर हो गए होंगे अभी तक. क्या करते हैं हम लोग लेते इनके बीच में रिलेशन लेते. तो आप जितने ज्यादा लोगों को लोगे काम पे उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, वर्क मिलेगा, है ना. तो मोर पर्सन मोर वर्क, है ना. जितने ज्यादा पर्सन उतने ज्यादा वर्क होगा, है ना. कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया. कोई दिक्कत, कोई डाउट. दूसरा, आप जितने ज्यादा दिन दोगे काम करने को उतने ज्यादा काम करके मिलेगा ना. तो मोर डेज मोर वर्क है जी. समझा. मैं एक दिन में सपोज जितनी पढ़ाई कर रहा हूं, 2 दिन में उसकी दुगनी पढ़ाई हो जाएंगी, 3 दिन में उसकी 3 गुनी पढ़ाई हो जाएंगी, है ना. तो जितने ज्यादा दिन मेरे को मिलेंगे मैं उतने ज्यादा काम कर सकता हूं, है ना. तो मोर पर्सन, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने ज्यादा काम करके मिलेगा, जितने ज्यादा दिन मिलेंगे उतने ज्यादा काम करके मिलेगा. बस अब बनाओ इसका, दोनों में कुछ सेम है, वर्क सेम है ना. तो देयरफॉर वर्क इन फर्स्ट केस अपॉन वर्क इन सेकेंड केस. देखो ये क्वेश्चंस में लकीर के फकीर नहीं बनना कि सर ने डायरेक्टली लिया तो हमने भी डायरेक्टली लेना चाहिए. ठीक है, आप ऐसा भी ले सकते हो, मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज. ठीक है, कि जितने ज्यादा पर्सन लोगे उतने कम आपको नंबर ऑफ डेज मिलेंगे. ठीक है, फिर मोर डेज मोर वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे डेज कॉमन आ रहा, फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली के हिसाब से एडजस्ट करो जैसा आपको सही लगे. मेरे को ये इजी लगता तो मैं इस तरीके से ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली के क्वेश्चंस बने मेरे पास, क्योंकि उसमें झंझट नहीं रहता. मैं W1 लिखा हूँ ना, मैं पेपर में डायरेक्ट, ये ऐसा आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ. पेपर रहता ना तो मैं W1, यहाँ पे वर्क कॉमन दिख गया, W1 अपॉन W2 दिख गया, पर्सन भी डायरेक्टली है, डेज भी डायरेक्टली है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता पर्सन इंटू डेज, पर्सन इंटू डेज. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, करके इसको धीरे धीरे प्यार से निपटाते हुए जा रहे हो. ठीक है, अब देखो पहला कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली. तो मोर वर्क मोर पर्सन, दोनों डायरेक्टली है ना. तो अगर W1 न्यूमरेटर में आ रहा तो नंबर ऑफ पर्सन डायरेक्टली है, तो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में. W2 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा तो नंबर ऑफ पर्सन कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में. क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, तो इनटू. फिर से डायरेक्टली रिलेशन है, मोर वर्क मोर डे, जितने ज्यादा दिन दोगे उतने ज्यादा काम करके मिलेगा. तो आपके ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर वर्क इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में आ रहा तो डेज इन फर्स्ट केस भी न्यूमरेटर में आएगा. वर्क इन सेकंड केस अगर डिनोमिनेटर में आ रहा तो डेज इन सेकंड केस भी डिनोमिनेटर में आएगा. तो चलिए W1 की वैल्यू तो W1 ही है, अपॉन W2 की वैल्यू क्या है जी, 8 टाइम्स W1 है. W2 की वैल्यू 8 टाइम्स W1 इज इक्वल टू P1 नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट केस कितने हैं, 12. P2 नंबर ऑफ पर्सन इन सेकंड केस कितने हैं, X, इंटू D1 नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितने हैं, 4, इंटू D2 नंबर ऑफ डेज इन सेकंड केस कितने हैं. हमको क्या की वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए X की वैल्यू चाहिए.
यहाँ पे x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 12 इंटू 4 जैसा था वैसे। यहाँ पे 8w1 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे w1 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है। बस अब क्या करना है? वैल्यूज को काटना है और आपका फाइनल आंसर लिखना है। तो चलिए काटते हैं वैल्यू। w1 कैंसर होगा, कोई भी दिक्कत? 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ रहा है जी? x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 2 ज़ा कितना आएगा? 16 आएगा। कोई भी दिक्कत? तो बस आपको 16 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। 6 2 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 2 आएंगे नीचे, 1 ऐड होगा तो 9। तो कितना आ रहा है जी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ रही 192। कितनी आ रही जी x की वैल्यू? 192। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आएगा आंसर आपका? 192। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इस टाइप के क्वेश्चन निपटा लेंगे। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 8 फैंस एंड 14 ovens इज 36520। द कॉस्ट ऑफ 12 फैंस एंड 21 oven इज। इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने कोई और टॉपिक में करें, वेरिएबल्स वालों में, है ना? प्रॉब्लम ऑन कुछ तो भी था, प्रॉब्लम ऑन एजेस में था कि प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में था, दोनों में से किसी एक में ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते? कॉस्ट ऑफ फैन को ले लेते x, कॉस्ट ऑफ ओवन को ले लेते y। तो आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 फैन एंड 1 oven be rupees x and rupees y respectively. Therefore, from given condition क्या मिलेगा जी? एक फैन का कॉस्ट कितना है? x, तो 8 फैन का कॉस्ट कितना आएगा? 8x। एंड बोला तो प्लस एक ओवन का कॉस्ट कितना है? y, तो 14 ओवन का कॉस्ट कितना आएगा? 14y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36520 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देखो पूरे के पूरे नंबर कैसे हैं? इवन, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 ज़ा 16, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 ज़ा 12। ये 0 जैसा था वैसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको मालूम 4 फैन और 7 ओवन कितने के आ रहे हैं? 18,260 रुपीज़ के, है ना? तो अपने को क्या निकालना है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है आपको? 12 फैन यानी 12 टाइम्स x, एंड बोला तो प्लस 21 ओवन यानी 21y। इसकी वैल्यू चाहिए आपको। देखो दोनों को दोनों काय के टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 को कॉमन निकाल लो, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। ऐसा क्यों किया जी? देखो 4x प्लस 7y, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी? 18,260। कहाँ से आए जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आए। बस मल्टीप्लाई करो, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 3 8 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5। तो कितना है? 54,780, 54,780। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।